दोनों का करना। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, दैट इज हाउ अ चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट 5 years। पहले 5 सालों में एक बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है उसका है। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं वो जो सुनता है वो वही बोलता है और इसी तरीके से लैंग्वेज सीखता है। देयर इज नो अदर वे, राइट। और उसके बाद क्या होगा, वो उस 5 years के बाद उसी ड्यूरिंग में जब वो स्कूल जाएगा तो वो रीडिंग करना भी सीखेगा, देख के अक्षर को पहचानना सीखता है। तो द 3 ways in the first 5 year is LSR। ठीक है, LSR। क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से देखें तो वहां पे 5 to 6 years के बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता। जो ये पैप और ये सब चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन और एमएनसीज के बाद चला है, व्हेन द पेरेंट्स आर वर्किंग and we used to start a kid sending to the kindergartens or to such kind of places where they can play and learn। ठीक है, तो वो उनका किंडरगार्टन होता है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली जो स्कूल स्टार्ट होता है वो अराउंड 5 years में होता है। तब तक बच्चा क्या करता है, दे यूज टू लिसन एंड दे यूज टू स्पीक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होगी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल लैंग्वेज एक्विजिशन हियर, लेट्स सी। केयर गिवर स्पीच। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या आएगा, केयर गिवर स्पीच में इनेटिज्म। कैन यू सी इट, इनेटिज्म नजर आ रहा है? अभी मैम मिला नहीं। केयर गिवर स्पीच और ये रहा ना इसके नीचे, केयर गिवर स्पीच एंड इनेटिज्म। मैम केयर गिवर स्पीच तो मिल गई है। हाँ, तो उसी के नीचे है। कूलिंग एंड बैबलिंग है। हाँ भी नीचे है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो केयर गिवर स्पीच क्या होती है, केयर गिवर स्पीच होती है द कैरेक्टरिस्टिकली सिंप्लीफाइड स्पीच स्टाइल अडॉप्टेड बाय समवन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इंटरैक्टिंग विद यंग चाइल्ड। जो छोटे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी जो स्पीच होती है। आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हैं? स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को नहीं मिल रही है स्क्रीन? हाँ, एक बार सारिका दोबारा लीव करके ज्वाइन। ठीक है, तो जैसे जो लोग बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, लाइक स्कूल में इस तरीके की जॉब हो या प्रैप किंडरगार्टन वगैरह ओन करते हो, उन वो लोग इस स्पीच में मास्टर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दे यूज टू टॉक टू द चाइल्ड एज दे आर जस्ट केयरिंग फॉर देम। ठीक है, तो ये होता है केयर गिवर स्पीच। इससे भी बच्चा जैसे जैसे देखता है वो वैसे वैसे सीखता है। गॉट इट? ये देखो, केयर गिवर स्पीच इज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड बाय मैनी किड्स। द चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच यूज्ड बाय द मदर इज कॉल्ड मदरेसी। ठीक है, इसको मदर से भी बोलते हैं, एंड जो फादर से मिलती है उसे फादर से बोलते हैं, अदर से मिलते हैं उसे अदर से बोलते हैं। ये 3 तरीके की है। इसमें कैसी स्पीच होती है, चू चू फू फू पी पी वो इस तरीके से जो बच्चे बोलते हैं, हम बच्चों से उन्हीं की तरह से जब बात करने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, केयर गिवर स्पीच। देन सेकंड आता है कूइंग एंड बैबलिंग। कूइंग एंड बैबलिंग बेसिकली वही स्पीच होती है जो बच्चे बैठे बैठे आवाजें निकालते रहते हैं ना, उस टाइप की। हाँ, दिस इज कूइंग एंड बैबलिंग। जो छोटा बच्चा एक वर्ड बोलने की कोशिश करता है, दिस इज द सेकंड स्टेज, राइट, of learning a language। they used to put a stress on their vocal cords कि हम किसी तरीके से बोलना सीख जाए। ठीक है, तो ये जो मा डा गा बा ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज क्विंग एंड बैबलिंग। उसके बाद आता है वन वर्ड स्टेज, जहाँ पे बच्चा 1-2 वर्ड बोलना शुरू करता है, लाइक मम्मा, पापा, मम्मम, दुदू। जो वो उसके खाने पीने की चीज है वो उनको सीख जाता है, जो उसे कॉन्टिन्यूसली या बहुत रिपीटेटिवली बोली जाती है वो भी उन वर्ड्स को सीख जाता है। और कभी कभार आउट ऑफ द फंक्शन ही स्टार्ट स्पीकिंग दैट, ही स्टार्ट स्पेलिंग दैट। दैट इज द वन वर्ड स्टेज। इसको बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक जिसमें सिंगल 1-2 वर्ड ही बच्चे को आता है, वो बस उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड होलोफ्रेस्टिक। गॉट इट? उसके बाद 2 वर्ड स्टेज आता है जहाँ पे वो मिक्स करके बात बोल सकता है, जिसमें वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन जानता है। ठीक है, लाइक उसने बोला मम्मम या पानी दे दो, मम्मी पापा, मम्मी आओ, जहाँ पे वो 2 वर्ड 3 वर्ड एक साथ बोलने लगता है। ठीक है, 2 वर्ड डजंट मीन जस्ट 2 वर्ड, बट 2 या 3 वर्ड जिसमें वो एक साथ बोलने लगता है, दैट इज द 2 वर्ड स्टेज। मम्मी आओ, खाना खिलाओ, ठीक है, पानी लाओ,
दे तो, या कोई चीज का नाम लेके बोलेगा केला दे दो, एप्पल दे दो। दिस इज लाइक 2 वर्ड स्टेज, जहाँ पे वो 2 से 3 वर्ड्स को साथ में बोलने लगता है। ठीक है। फिर आता है द फ्रेज बेबी चेयर। द फ्रेज बेबी चेयर का मतलब होता है जहाँ पे ही स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रेजेस, उसको वर्ब्स नहीं पता है, वो केवल ये बोलने लगता है मुझे भी जानना है, मैं भी जाऊंगा। Like he don't understand the phrases, he don't understand the verbs, but he start speaking or he start talking to the people in a way like he want to give a proper message without the verbal phrases। ठीक है, वो verbal phrases के बगैर, verbal phrases के बिना वो सारी चीजें बोलने लगता है। दिस इज कॉल्ड phrase baby chair। ठीक है। देन टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच के अंदर क्या होता है, वो मल्टीपल वर्ड्स बोलता है, लेकिन उसमें क्या करता है, वो बोलता कुछ और है, लेकिन वो उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो दैट टेलीग्राफिक स्पीच इज, उसके जो लेक्सिक्स या जो वर्ड्स वो यूज करता है, उससे पेरेंट्स और द गार्जियंस हैज टू कम अप विद द मीनिंग। वो यहाँ पे क्या करता है, टेलीग्राफी करता है। टेलीग्राफी क्या होती है, टेलीग्राफी क्या होती है, हमें देख देख के कॉपी करना या Yes, बेसिकली ma'am. कई सारे वर्ड एक साथ बोल देना। हाँ टेलीग्राफी। हाँ, ठीक है। ये, और उसके बाद लास्ट स्टेज आती है डेवलपिंग सिमेंटिक्स, जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज पूरी तरह डेवलप कर लेता है। तो टिल 5 ईयर एक बच्चा एक लैंग्वेज को काफी हद तक सीख जाता है। ठीक है। डेवलपिंग, केयर गिवर स्पीच है मैम, तो वो भी स्टेज में ही आएगा? नहीं नहीं, ये पूछते नहीं है, ये सिर्फ आपको भी लर्न करने, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए वो काम आता है। ठीक है। स्टेजेस नहीं पूछते? नहीं, इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा क्यूइंग एंड बैबलिंग इज अ स्टेज out of the given options। so first language acquisition, second language acquisition, multi language acquisition, या ग्रामर एक्विजिशन, कुछ भी दे सकते हैं आप। लिखना फर्स्ट स्टेज बेटा इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेज। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है वो। फर्स्ट फर्स्ट, स्टेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करा रही हूँ अभी। पहली लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड आपने बोल दिया तो थर्ड बोल दिया आपने, द वन वर्ड स्टेज। मैंने आपको कहा ऑप्शन में फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मल्टीपल लैंग्वेज एक्विजिशन, या हाँ जी। उसमें फोर्थ क्या बोला था मैंने, ग्रामर ट्रांसलेशन। तो हाँ इसमें जी। किसमें क्यूइंग और बैबलिंग आता है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है। हाँ हम ये तो हाँ, फर्स्ट ही सीख रहे हैं, ये सब सेकंड फर्स्ट नहीं लैंग्वेज है। है। अब मेरे देखो, को लगा कि देखो मेरे को यहाँ पे आपको टेबल में जल्दी समझ में आएगा। प्री लैंग्वेज स्टेज, 1 वर्ड, 2 वर्ड, ठीक है, और टेलीग्राफिक, ये 4 लैंग्वेज है। यहाँ पे 3 to 10 months, देन बाय 6 months, बाय अराउंड 9 months, 11 months। तो यहाँ 3 से 10 महीने में बच्चा क्या करता है, ये सारी चीजों को करता है। तो ये प्री लैंग्वेज स्टेज के अंदर ये सब आ जाता है, जिसमें क्यूइंग, बैबलिंग, ये सब आता है। फिर उसके बाद 12 से 18 मंथ तक बच्चा सिंगल वर्ड बोलने लगता है। उसके बाद 20 मंथ्स तक या 2 ईयर्स तक वो फ्रेजेस में बात करने लगता है, और उसके बाद लैंग्वेज सीख जाता है, सेंटेंस बनाने लगता है। गॉट इट? यस मैम। हाँ, ये है आपका, इसको समझ जाइएगा, ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के है। फिर आता है पेडागॉजी फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज लाइक हिंदी है, अब आपको सेकंड लैंग्वेज आपकी कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। बाई चांस आपको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन सीखनी है, तो मतलब सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, तो जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हो तो आपके क्या क्या बैरियर आते हैं इस लैंग्वेज को सीखने में? हम L2 बोलेंगे सेकंड लैंग्वेज को, L1 बोलेंगे फर्स्ट लैंग्वेज को। तो अब इसमें बैरियर कौन कौन से आएंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले आपके इसमें जो बैरियर्स आते हैं, एज, देन जेंडर दैट इज सेक्स। एज कैसे एक बैरियर है, जितने आप बड़े होते जाते हो लैंग्वेज सीखना उतना मुश्किल होता जाता है। जितने आप बच्चे छोटे होते हैं वो लैंग्वेज बहुत फटाफट फटाफट सीखते हैं, अपने आप मीनिंग समझ समझ के लैंग्वेज सीख लेते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा लैंग्वेज जल्दी सीखेगा, जितना बड़ा बच्चा होगा। अब आपको कोई बोले भाई आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो, क्या आपके लिए पॉसिबल है अब आप बहुत अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए? नहीं। लेकिन अगर आपसे यही चीज 20 साल पहले बोली जाती तो अब तक आप प्रोफिशिएंट हो चुके होते, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क पड़ता है। ठीक है। सेकेंड इसमें आ जाता है जेंडर। इसमें कहीं ना कहीं जेंडर को एक बैरियर बनाया है, जो कि आज की तारीख में वो बैरियर नहीं रह जाता है। तो सेकेंड लैंग्वेज में गर्ल्स हमेशा बेटर होती है बॉयज से। लड़कियां लैंग्वेज जल्दी सीखती हैं, लड़के का धीरे सीखते हैं। तो ये बैरियर नहीं है, बट हाँ यहाँ डिफरेंसेस है, बट ये बैरियर में काउंट होगा।
ठीक है। थर्ड आता है इंटेलिजेंस। हर बच्चे का, हर इंसान का अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है, उस हिसाब से वो सीखता है। चौथा होता है एप्टीट्यूड। आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के लिए क्या एप्टीट्यूड है, आप कितने इंटरेस्टेड हो, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ये चार आपके लैंग्वेज एक्विजिशन के बैरियर हैं। एज, सेक्स, सेक्स मतलब जेंडर लिखो, वहां पे सेक्स मत लिखो। एज, जेंडर, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। गॉट इट? हाँ, ये आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है, समझ में, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड का यहाँ पे क्या मतलब निकला? बेटा हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। एप्टीट्यूड का मतलब इंटरेस्ट होता है। ठीक है। अब आता है फोनेमिक कोडिंग एबिलिटी। फोनेमिक कोडिंग एबिलिटी क्या होता है? फोनेमिक कोडिंग एबिलिटी होता है कि हर बच्चे का, ये भी आपके इसी में ही आएगा, बैरियर में आएगा, कि हर बच्चे की एक लैंग्वेज सुन के उसे समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, स्पेशली सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, हर बच्चा जो होता है ग्रामर सेंसिटिव होता है, इंडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी होती है, रोट लर्निंग होती है। ये चार पांच आता है आपके फोनिंग कोडिंग एबिलिटी के अंदर। फोनिंग फोनेमिक कोडिंग एबिलिटी क्या होती है? सुन के किसी चीज को इंटरप्रेट करना। अब देखो, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है ना? इंग्लिश यस हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहा है और वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है कि नो 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 नो, मतलब एकदम से तेज स्पीड में, या आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो, तो क्या आपके लिए बहुत आराम से वो चीज जो भी वो बोल रहा हो वो समझना आसान है? हमें रिपीटेटिवली देखना पड़ता है। हम इतना इजी नहीं है उनकी लैंग्वेज को समझना या उनके वोकैब को समझना। तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि जो मूवीज में होता है या जो लोग बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो ग्रामेटिकली सेंसिटिव ना हो, वो केवल एक स्पोकन पे ध्यान दे रहे हो। सेकेंड, इंडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी होती है, जिसमें हम जर्नलाइज पैटर्न को फॉलो करके उनका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें टाइम लगता है, हम उसको एकदम से सीख नहीं पाते। तीसरा आता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है? रोट लर्निंग होता है हमारे याद रखने की शक्ति। कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसको हमें सुन के समझ के उसका मीनिंग निकालने में टाइम लगता है, या उसका मीनिंग नहीं आ रहा होता, या याद ही नहीं आ रहा होता। तो दिस इज कॉल्ड थ्री मेथड्स। इसमें आता है ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, जिसके अंदर हम ग्रामेटिकली सेंसिटिव होते हैं, हमने जो सीखा है हम उसी फॉर्मेट में चीजें सीख रहे होते हैं। दूसरा इंडक्टिव लर्निंग एबिलिटी। इंडक्टिव लर्निंग एबिलिटी होती है, लैंग्वेज के लिए ही होती है, जिसमें हम जर्नलाइज पैटर्न्स पे चीजें सीखते हैं कि हाँ, अगर मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट फूड। तो हम एक जर्नलाइज पैटर्न के ऊपर सीखते हैं। लेकिन अगर इसको कोई अलग तरीके से बोले, आई वोंट ईट, तो हमें समझ में नहीं आता, है ना? अगर हम ये जानते हैं कि हम इसको ऐसे बोलेंगे, आई विल नॉट, और एकदम से किसी ने कहा आई वोंट ईट, अगर मेरे को ये बोलना है कि आई हैव डन इट, वेदर आई एम नॉट, और आई कैन डू इट, वेदर आई कांट, और यहाँ पे मैंने लिखा आई एम डूइंग इट, आंट आई, तो मुझे शायद वो समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने कोई और ही पैटर्न यूज कर लिया बात कहने का। तो हम यहाँ पे किसमें करते हैं? इंडक्टिव लर्निंग पैटर्न के ऊपर हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। और उसी के साथ साथ रोट लर्निंग क्या होती है? वर्ड मीनिंग के साथ लर्न करते हैं। गॉट इट? एबिलिटी टॉक्स अबाउट 4 फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे ना मैम उसकी, कि बच्चा किस सक्सेस क्या रहेगा उसको याद करने का नए लैंग्वेज के लिए, हाँ है ना मैम? ये 4 हाँ हो जाएंगे। हाँ, फोनेमिक, ग्रामेटिक, इंडक्टिव और रोट। ठीक है, ये फैक्टर हैं जिससे बच्चा लैंग्वेज सीखता है। अब आता है पर्सनालिटी। एक बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो जल्दी सीख जाएगा, जो इंट्रोवर्ट होगा वो कम सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं करता। अपने आप में लैंग्वेज कैसे सीखोगे? तो पर्सनालिटी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फिर एटीट्यूड मैंने बता ही दिया, दैट इज अबाउट द इंटरेस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। मोटिवेशन, व्हाई यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, किस लिए सीख रहे हो, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो आप नहीं सीख। ठीक है, ये तो था सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आपके बैरियर्स। तो बैरियर में क्या था? एज, जेंडर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। फिर उसके साथ ही आ जाता है 4 फैक्टर्स के अंदर पॉलिमिक, ग्रामेटिकल सेंसिटिव, इंडक्टिव, रोट, पर्सनालिटी। एटीट्यूड हम पहले कर ही चुके, और तीसरा मोटिवेशन। ठीक है। मतलब ये हाँ है ना मैम, हाँ, पहले बताया एप्टीट्यूड है कि हमारा मतलब क्या एक जर्नल वो है, जैसे एप्टीट्यूड में हमारा बेसिकली कितना इंटरेस्ट है, कितना, मतलब हमारा क्या एटीट्यूड है, वेदर वी वांट टू लर्न और नॉट, इसमें इंटरेस्ट ही आता है। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है कि हाउ यू सी दैट लैंग्वेज।
समटाइम अगर मुझे कोई कहे कि इथोपिया की अफ्रीकन लैंग्वेज सीख लो, तो व्हाट इज माय व्यू अबाउट इट, वेदर दिस लैंग्वेज इज अपीलिंग और नॉट। ये तो हुआ एटीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है आपका अपना इंटरेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचिंग के लिए आपकी अभिरुचि बोलते हैं ना इसको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन आ गया। अब आता है मेथड और अप्रोचेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईएलटी के लिए भी आता है, आपका यूनिट 10 का पार्ट भी है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें यूनिट 10 का पार्ट भी ऐड करा है मैंने, है ना, ईएलटी। तो ये आते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में या कहीं पे भी लिख लो, जो भी बुक है। 12 मैकेनिकल ड्रिल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। 12 मैकेनिकल ड्रिल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग या मैथडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। गॉट इट। फर्स्ट लिखो ट्रेडिशनल मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हाँ हाँ, फर्स्ट क्या है इसमें, ट्रेडिशनल मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन। हम ये मेथड क्या है, बचपन से सीखते आए हैं इसी मेथड से, है ना। जैसा सेंटेंस हिंदी में है उसी ग्रामर पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश में उसे चेंज करना, दैट इज ट्रांसलेशन मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, इसमें सारा डिटेल वही दे रखा है कि इसमें क्या करवाते हैं। सेकंड कौन सा आता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टेक्निक्स दे रखी है कि स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उनके मीनिंग समझाते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये सिर्फ आपके समझने के लिए दे रखे हैं। देन सेकंड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है जिसके अंदर हम बच्चे को कैसे समझाते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को समझाते हैं कि यस द L2 हैज टू बी लर्न इन द वे ऑफ L1। जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है उसी की तरह सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना, जैसे कि कॉन्वेंट में करते हैं, फाइन लगा दिया, छोटा बच्चा भी इंग्लिश में ही बोलेगा। अगर उसे टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट, गो, ईट, फूड ऐसे करके सीखेगा, लेकिन वो अपने आप सुन सुन के सीखेगा उसे, जैसे कि उसने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी थी। दिस इज डायरेक्ट मेथड। गॉट इट, गॉट इट। थर्ड, बायलिंगुअल मेथड। इसे सैंडविच मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें सेकंड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, लेकिन जहां नहीं आती वहां हम फर्स्ट लैंग्वेज के वर्ड्स को ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं। इसमें मोनो, अल्टीमेटली यू बिकेम अ मोनोलिंगुअल। इट्स लाइक कि फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसी के कंपैरेटिव हम लोग सेकंड लैंग्वेज को सीखते चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में हम सेकंड लैंग्वेज इस तरीके से सीखते हैं जैसे कि वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे L1 की जगह फोकस किस पे है, L2 पे है। दैट इज कॉल्ड बायलिंगुअलिज्म। इसे सैंडविच मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को पैरेलली सीखा जाता है, जैसे कि हम स्कूल में सीखते आए हैं। हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो या हिंदी में बात कर रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में ही इंडियन इंग्लिश अगर हमने सीखी है तो हमने वो कैसे सीखी है, बायलिंगुअल मेथड से, सैंडविच मेथड से, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन भी आता है, डायरेक्ट मेथड भी आता है। ठीक है। फिर आता है फोर्थ मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम लैंग्वेज को सुन के समझते हैं। हमारी ऑडियो लैब्स होती हैं, उसमें आपको हेडफोन्स वगैरह दिए जाते हैं और उस हेडफोन से आप सुन सुन के अपनी लैंग्वेज में मास्टरी करते हो। आपको मीनिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन आपको पहले प्रोनाउंसिएशन समझ में आने लगता है। दिस इज कॉल्ड ऑडियो लिंगुअल मेथड। और नेल्सन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि स्पीच प्राइमरी होती है। जब आप स्पीच समझ जाते हो तो आप अपने उसके मीनिंग अपने आप समझने लगते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ऑडियो लिंगुअल समझ में आया या नहीं आया। ये सब हाँ, पहले उनके प्रोनाउंसिएशन समझो कि बोला क्या गया है, फिर मीनिंग अपने आप आ जाएगा। फिर आता है टीआरपी, सॉरी टीपीआर। टीपीआर होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इट्स लाइक अ टीचर इज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड आपको उन्हीं में से जिन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं उन वर्ड से आपको उसके टोटल सेंटेंस का मीनिंग निकालना है और उसे रिस्पॉन्स करना है। दैट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये भी आपके ऑडियो लिंगुअल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज लैब की तरह आपको हेडफोन्स वगैरह नहीं दिए जाते। बट यहाँ पे जो डायरेक्ट लर्निंग है, दैट इज आउट ऑफ लिसनिंग। सुन के वर्ड्स को, लगभग 10-12 वर्ड्स बोल दिए गए, उनको आपको सुनना है और उनके मीनिंग्स को समझना है अपने आप। दैट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ कमांड दिए जा रहे हैं। अगर गो बोला है तो हाथ का इशारा किया गया है, थ्रो बोला है तो भी हाथ का इशारा किया गया है, स्पीक बोला है तो भी, पानी बोला है तो भी हाथ का इशारा है। मतलब यहाँ पे कुछ साइंस के थ्रू आपको एक लैंग्वेज कोडिंग दी जाती है और वो आपको सीखना है without using the second language, that is TPR. Got it? Next आता है ओरल सिचुएशन अप्रोच, SOS बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, बोथ
कहाँ है? इसमें नहीं दे रखा क्या? मेरे इसमें नहीं आया। अच्छा, आपके में नहीं। हाँ, मेरी फाइल में नहीं है। सजेस्टोपीडिया बहुत लास्ट में एक मेथड हो गया, ये लास्ट का ही है एक तरीके से। सजेस्टोपीडिया के अंदर जो मेथड है ये इसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, इसके ऊपर लगभग क्वेश्चन आता है हर बार सजेस्टोपीडिया पे। ये जो आपका मेथड है यूनेस्को का है एंड ये है डायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग का। टीचर शुड नॉट एक्ट इन अ डायरेक्टिव वे। टीचर यहाँ पे खुद नहीं सिखाएंगे, बच्चे नेचुरल वे में सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जो सेकेंड इसमें जो एक्टिविटीज होती है ना, वो होता है लाइक मैजिक बॉक्स। एक वर्ड दिया और उसके उस पे आपको बोलना है, जो भी आपको मीनिंग समझ में आया है वो बोलना है, चाहे गाना गाना है चाहे कुछ भी करना है। ये इसमें एक्टिविटी होती है। और इसको डेवलप करने वाले थे यस जॉर्जी लेजनोव, एक बुल्गेरियन साइकाइट्रिस्ट है जॉर्जी लेजनोव। गॉट इट? हाँ। और इसमें आपके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जो ये स्पीड सजेस्टोपीडिया स्पीड द एक्विजिशन प्रोसेस अप बाय एटलीस्ट 6 टाइम। ये 6 गुना तक आपके लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें क्या सिखाते हैं, इसमें एक वर्ड दिया गया, उसमें एक मीनिंग को आपको समझना है अपने आप उस वर्ड के अकॉर्डिंग, और फिर आप उस मीनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप उस पे 6 सेंटेंस 10 सेंटेंस कुछ भी बोलेंगे। गलत होगा तो टीचर आपको बताएगी, बट टीचर आपको वहाँ डायरेक्टिव वे में नहीं बता सकती कि वो यहाँ डायरेक्शन दे रही है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। एक मैजिक बॉक्स रखो, उसमें से वर्ड निकालो और बोलो। अगर आप गलत हो या कुछ हो तो टीचर आपको ये बताएगी। मतलब टीचर प्लेज अ रोल ऑफ असिस्टेंट सजेस्टोपीडिया में, ठीक है। डायरेक्ट रोल नहीं होता, वो एक असिस्टेंट की तरह रोल होता है, मीडिएटर की तरह, ठीक है। सजेस्टोपीडिया समझ में आया? अब इसमें आता है स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच के अंदर आपकी स्पीच पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप सुन के तो समझ ही लोगे, लेकिन जब तक आपकी स्पीच रिफाइन नहीं होगी आपको दूसरे की स्पीच नहीं आएगी। तो इसमें आपके स्पीच स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको करेक्ट बोलने की कोशिश करवाई जाती है इन स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो गए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीच के ऊपर काम करना इसमें सिखाया जाता है। फोनेटिक्स। देन आता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। कितने हो गए अभी तक? 7 हो गए। 8 कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग CLT। दिस इज ऑल्सो अ न्यू लर्निंग मेथड, बहुत बाद में करा था, और ये किसने डेवलप करा है? नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। इसमें इन्होंने परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस की बात करी है। परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है एक लैंग्वेज को समझना एंड कॉम्पिटेंस इज लाइक उसको यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कोई भी लिटरेचर को पढ़ते हो तो आप उससे समझते हो, लेकिन फिर उन वर्ड्स को जब आप डे टू डे में यूज करते हो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ नॉम चॉम्स्की ने सजेस्ट करा है कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, किसी वर्ड के बारे में जानते हो, तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज जितना करोगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, that is how you will learn the language in a best way। इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड और सिचुएशनल लैंग्वेज को दोनों को क्रिटिसाइज करा है कि ये स्पीच और लिसनिंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की वर्ड्स को यूसेज पे ध्यान देना चाहिए कि किस वर्ड को कहाँ यूज करना ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड है सेम एंड सिमिलर, क्या मतलब है दोनों का? बताओ। अगर मैं कहूंगी कि आई हैव द सेम पेन लाइक यू, मतलब है कि मेरे सेम सेम ब्रांड सेम कलर सेम पेन, है ना। इफ आई से कि आई ऑल्सो हैव अ सिमिलर पेन, मिलता, उसमें कुछ तो अलग है। तो सेम एंड सिमिलर, तो ये यहाँ पे नॉम चॉम्स्की वर्ड के यूसेज की बात कर रहा है। गॉट इट? अब आया समझ में? नहीं आया? अरे कम्युनिकेशन ये जो कम्युनिकेशन वाला मेथड है CLT, लैंग्वेज प्रैक्टिस का, लैंग्वेज टीचिंग का, इसमें उन्होंने कहा कि टीचर को बच्चों को लैंग्वेज यूज करना सिखाना चाहिए बिसाइड्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग। वो तो वो सीख ही लेंगे अपने आप, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेम एंड सिमिलर, तो मुझे आपको बताना है ना कहाँ पे सेम यूज करोगे कहाँ पे सिमिलर यूज करोगे, ठीक है। अगर मैं बीइंग अ टीचर मैं ये ना बताऊं आपको इंग्लिश टीचर होके कि आप 2 वर्ड आपने लिए हेयर एंड हेयर, HERE HARE, बताओ डिफरेंस बताओ। हाँ, हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैबिट एंड हेयर? रैबिट और
एक ही होता है, एक ही होता है मैम। नहीं, हेयर बहुत बड़ा होता है, रैबिट छोटे छोटे से होते हैं। रैबिट आर लाइक माइस की तरह छोटे होते हैं। एंड हेयर हेयर आप शिमला कुल्लू वगैरह गए हो वहां देखे, इतने बड़े बड़े हाथ में देते हैं वो, जिसके बाल निकालते हैं और जिससे वुलन्स भी बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हेयर। ठीक है, जो हाँ काफी बड़ा होता है साइज में, और उनके हेयर से वुलन्स भी बनते हैं। और जो रैबिट्स होते हैं, रैबिट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, चूहे की तरह। ठीक है, अब आया समझ में? हाँ, तो ये है कि वर्ड के डिफरेंस और उनके यूसेज। अब अगर मैं बोलूं आई एम वेयरिंग द स्कार्फ ऑफ रैबिट्स हेयर, तो कोई बेवकूफ कहेगा कि रैबिट के हेयर इतने होते कहाँ है कि तूने स्कार्फ पहन लिया। हेयर्स है, यस मैम। हेयर्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? फैसिलिटेटर का है। इसके बाद कौन सा मेथड है? नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच भी वही है कि बच्चा उसको फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीखे। ये स्टीफन क्रैशन और ट्रेसी टैरल का है, ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि स्टीफन क्रैशन का नेचुरल अप्रोच और लैंग्वेज लर्निंग बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर ये है कि जो टीचर है वो बच्चों की एरर करेक्शन करेगा और उन्हें ग्रामर लर्निंग सिखाएगा, लेकिन नेचुरल वे में, जैसे कि वो फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, अब ये आपके आ जाते हैं एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये आपके बाकी के मॉडल्स हैं जो क्रेशन ने दिए हैं। इनके नाम याद रख लेना, इनको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके बस नाम नाम याद रख लेना कि क्रेशन के थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कितने मॉडल्स आते हैं। ठीक है, हाँ, 5 हाइपोथेसिस है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइलेंट मेथड। ये सैलेब गैटेलो का गैटेग्नो का है। सैलेब गैटेग्नो इजिप्शियन मैथमेटिशियन है और इन्होंने इसको साइलेंट मेथड को ऐसे बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि साइलेंट मेथड के अंदर क्या करना है, जो बच्चा है वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डिस्कवर करेगा कि उसने लैंग्वेज में क्या सीखा, क्या गलती करी। यहाँ टीचर उसे थोड़ा सा गाइड कर सकता है, लेकिन बच्चे को अपने आप फोकस करके डिस्कवर करने दो कहाँ गलत है, क्रिएटिविटी करने दो, प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। दिस इज कॉल्ड साइलेंट मेथड। पर इस मेथड ये यूजफुल नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, इसको बाद में क्रिटिसाइज कर दिया गया था। तो ये बेसिक लैंग्वेज मेथड, ये बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो 10 मेथड आपको बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मेथड लिखो, रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन मेथड कितने हुए थे अभी तक? 10 हो गए होंगे, 10 हो गए, 11 हो गए। हाँ हाँ, साइलेंट मेथड लास्ट है इसमें। हाँ, वो उसी के ही है। क्या है? टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ये कौन से हैं बीच? हाँ ये हो गए एडवांस। यही तो है। यहीं तक है, बस हाँ, मैम यहीं तक है। कोई बात नहीं, प्रोसीजर छोड़ दो। ठीक है, वो लैंग्वेज लर्निंग सिखा रही होंगी, किसी को इससे डाल दिया होगा, बाकी जरूरत नहीं है। आप इसमें 11th लिखो, रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन मेथड में क्या होता है? मैकेनिकल ड्रिल के अंदर एक टीचर खुद बोलता है, फिर बच्चे उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं, तो टीचर इज द सेंटर फिगर। मैडम साइलेंट है। हाँ जी, 11th नंबर लिखो, रिपीटिशन मेथड। ठीक है, तो रिपीटिशन मेथड के अंदर क्या होता है? आपका एक टीचर बोलता है और आप उसके पीछे पीछे रिपीट करते हो, दैट इज 11th नंबर रिपीटिशन मेथड। और 12th आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। स्क्रीन हटा दिया है क्या? नहीं बेटा, 12th नंबर लिखो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो इसमें क्या है, हम सीधा ऑब्जेक्ट दिखा के उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, उनके नाम बता देते हैं। लाइक मैंने सीधा बताया बॉल, फैन, मैं हिंदी में इसे बता ही नहीं रही, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रही, आई एम जस्ट शोइंग द ऑब्जेक्ट एंड देयर नेम। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। क्लियर है? हाँ, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं कभी कभार। बच्चा अपने आप नाम रखने लगता है। हाँ क्लास में टीचर बोले तो हाँ, जो टीचर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चे उनके पीछे पीछे बोलेंगे, दैट इज रिपीटिशन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि हमें नहीं आता तो हम पास वाले से पूछ लिया, अपने आप चीजों को लर्न करने की टेंडेंसी डेवलप होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट बस मेथड में। हाँ, बस इनके बारे में इतना ही जानना बेहतर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेंगे भी नहीं, है भी नहीं कुछ। इसको नहीं नहीं, एडवांस नहीं, ये भी नहीं पूछेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी नहीं पूछेंगे, इसलिए तो नहीं करवा रही। ठीक है, इसका वो सब भी नहीं पूछते, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी नहीं पूछते। अब आप आ जाओ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का। एक आता है इसमें बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिक है ये, केवल इंग्लिश प्रोजेक्ट क्या है? बेसिक। ये सी के ऑर्गन, चार्ल्स के ऑर्गन ने निकाला था 1930 के अंदर। और इसमें इन्होंने क्या करा है, जनरल
इंट्रोडक्शन विद रूल्स एंड ग्रामर, इन्होंने बेसिक इंग्लिश एक फॉर्मूला निकाला था या बेसिक इंग्लिश करके एक बुक निकाली थी जिसका ये टाइटल है 1930 में। इसमें 850 मेन वर्ड्स थे, जिसके इन्होंने इनका ये कहना था कि अगर ये 850 वर्ड्स जिसमें वर्ब, एडवर्ब, प्लूरल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब आ गए, अगर ये किसी भी इंसान को आ जाते हैं तो उसको एक पूरी लैंग्वेज आ गई। और ये बेसिक इंग्लिश किस में काम आती है? आइल्स में। गॉट इट? आइल्स, आइल्स का एग्जाम नहीं होता, बाहर जाते हो तो आप बेसिक टेस्ट देते हो। ठीक है, आया समझ में? आ गया समझ, है ना? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? बेसिक इंग्लिश कब पब्लिश हुई? 1930। किसने करी? सीके ऑर्गन। कितने वर्ड से? 850। किसने करी थी? सो दैट एनीवन कैन लर्न लैंग्वेज इजीली। दैट्स इट, बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब आता है न्यूबोल्ट रिपोर्ट। न्यूबोल्ट रिपोर्ट जो है वो 1921 में एक कमिटी ने बनाया था, सर हेनरी न्यूबोल्ट। इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था और उसको बोलते हैं द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड। अब क्योंकि वो कंट्री ही इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहां पे इंग्लिश कैसे सिखाई जाएगी, उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसमें उन्होंने प्रॉपर जो है वो दिया था, एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस दिया था कि इंग्लिश लोगों को ही प्रॉपर एलीट इंग्लिश कैसे सिखाई जाए, कॉकनी लैंग्वेज को या कॉकनी स्टाइल को डिलीट करके धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेफिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में ये दो लोग हैं, एडवर्ड सेफिर और इनके स्टूडेंट बेंजामिन वॉर्फ। हालांकि ये दोनों कभी मिले नहीं है। बेंजामिन वॉर्फ सिर्फ एडवर्ड सेफिर की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए बना रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में। लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक लैंग्वेज और उसके वर्ड्स आप तभी सीख सकते हो जब वो सारी चीजें आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हो। अगर आप ट्री बोल रहे हो तो ट्री आपने देखा होगा तभी आप उसे समझ पाओगे। जो चीज आपके कल्चर में, आपके सराउंडिंग में मौजूद नहीं है, आप उसको कभी उसका मीनिंग नहीं समझ सकते। आप रट सकते हो लेकिन कभी आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे। तो whatever words you are speaking, you can understand those words only when they are available in your surroundings. ये है सेफिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस कि एक इंसान लैंग्वेज अपने आसपास के सराउंडिंग से ही सीखता है, वो और किसी भी तरीके से लैंग्वेज नहीं सीख सकता। गॉट इट? ठीक है, अब इसका ये क्रिटिसिज्म वगैरह एक बार पढ़ लेना। इसमें इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स की बात करी है। और फिर आता है इंटरेक्शन हाइपोथेसिस। ये मिशेल लॉन्ग ने बनाया था 1966 में। इसमें भी इनका यही है कि जितने हम ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, बाकी छोड़ दो। अब आपका ये आ जाता है फोनेटिक्स वगैरह जो ब्रांचेस हैं, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी क्योंकि हमारे कोर्स में फोनेटिक्स है ही नहीं, हम इसे छोड़ देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के लिए काफी सारा हो गया। याद रखना है, एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। केवल एक आपको स्टेप सेट करना ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछते इसमें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। सेकंड, कोडिंग। सेकंड आता है कोडिंग। उस लैंग्वेज की कोडिंग क्या है, वो कोडिंग देखी जाएगी। ठीक है, लिखा आपने? कोडिंग। थर्ड, कंपैरिजन। ठीक है, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है ना, जो भी हमारी एक मेन लैंग्वेज है, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। जर्नलाइजेशन बोलते हैं इसको, जर्नलाइजेशन, कंपैरिजन एंड जर्नलाइजेशन। एंड फोर्थ, एप्लीकेशन। अप्रूवल, अप्रूवल, अप्रूवल लिखो। हाँ, लास्ट में क्या होता है, अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, देखो ये रहा एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, सेकंड कोडिफिकेशन, थर्ड इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें मैंने आपको क्या लिखवाया थर्ड में, कंपैरिजन एंड जर्नलाइजेशन। दैट इज इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, कि उस लैंग्वेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका जर्नलाइजेशन करना, उसका फंक्शन क्लैरिफाई करना। और फोर्थ क्या है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस या अप्रूवल। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट है, बस इन पॉइंट्स को ध्यान रखो और कुछ नहीं। मीनिंग आपको पता ही है क्या होगा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन यही होता है कि इसको स्टेप्स बताओ, प्रॉपर स्टेप्स बताओ, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अभी तक तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ 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 हाँ,
बस इसका यही क्वेश्चन बनता है। ये 5 ही मिनट का होता है कि मतलब आपको इसका ये 5 स्टेप बताओ, इसमें मीनिंग समझ लो। सिलेक्शन क्या है, हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन हमें स्टैंडर्डाइज किसको करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को करना है, तो लैंग्वेज सिलेक्शन हो गया इंग्लिश। कोडिफिकेशन कैसे करेंगे कि इस वर्ड के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, तो वहां पे जब बोला तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करती है कोडिफिकेशन के लिए। थर्ड आया इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, किस किस काम के लिए इस लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, टाइपिंग के लिए यूज किया जाएगा, कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाएगा, किस काम के लिए इस लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। एंड लास्ट होता है कि किस किस फंक्शन को एक्सेप्टेंस मिली है या अप्रूवल मिला है या क्या उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, आया समझ में। मैंने बताया है कि इंग्लिश है, पर बेसिकली हर कंट्री में इंग्लिश के लिए ही स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सबकी अपनी लैंग्वेज है, और ग्लोबल लैंग्वेज लिंग्वा फ्रैंका कौन सी है, इंग्लिश है, तो हर लैंग्वेज में उसका कोडिंग अलग होगा ना। ठीक है, हर लैंग्वेज के हिसाब से उसकी कोडिंग अलग हो जाएगी, उसका फंक्शन इलेबोरेशन अलग हो जाएगा, और उसका एक्सेप्टेंस भी हर फंक्शन का अलग अलग होगा। ठीक है, ये होता है लैंग्वेज। अब आप बस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कर लो, बाकी आपकी ये यूनिट कंप्लीट होगी।